गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अर्थक्विक पे पढ़ रहे थे, भूकंप क्या है। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अर्थक्विक, भूकंप पृथ्वी पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप मुख्यतः प्राकृतिक घटना है, लेकिन कई बार कृत्रिम घटनाओं की वजह से भी छोटे हल्के फुल्के झटके महसूस किए जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो भूकंप है, भूकंप के उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है। भूकंप की उत्पत्ति के मुख्य कारणों में ये आता है आंतरिक कारक और बाह्य कारक। मुख्यतः आंतरिक कारक होते हैं। आंतरिक कारक में पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली ऊष्मा, ये ऊष्मा भूकंप का मुख्य कारण है। यानी ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा पृथ्वी के अंदर इतनी अधिक मात्रा में जब हो जाती है, एनर्जी बहुत अधिक इकट्ठा हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ बढ़कर यानी बीच में से जहाँ जो भाग मिलता है वहाँ से उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो वो जब ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो जो ऊपर के हल्के भाग है, जो प्राचीन स्थलखंड है, जो कठोर भूभाग है, वहाँ पे ये मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो नवीन स्थल भाग है, जो नए बने हुए भाग है, उनमें उथल पुथल मस्ती, उनमें मूवमेंट होता है। ये जो कंपन का मूवमेंट होता है वो कहलाता है भूकंप। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो भूकंप होता है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। भूकंप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज़ें पता चलती है कि एक तो सबसे पहली चीज़, भूकंप उद्गम कहाँ से, यानी ये भूकंप पृथ्वी में भूगर्भ में कहाँ से आया, ये चीज़ हमें जानते हैं कि जहाँ से ये भूकंप आया। फिर उसके एरिया को डिसाइड करते हैं कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कितना फैला है। जब भूकंप भूगर्भ में आता है तो उसे कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के बाद उसके जस्ट 90 डिग्री एंगल, यानी जस्ट अगर कहीं यहाँ नीचे भूकंप आया और उसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री एंगल वाला जो एरिया है वो कहलाएगा अभिकेंद्र। अभिकेंद्र वह केंद्र जहां भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से ऊपर की तरफ बढ़ती है और अभिकेंद्र को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो भूकंप जो आते हैं उसमें भूगर्भिक और धरातली दो तरह के आते हैं। भूगर्भिक तरंगें यानी जो भूगर्भ के अंदर चलती है, धरातली तरंगें जो धरातल पर चलती है। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये तरंगें 3 तरह की होती है, पी वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स। पी तरंगें, दूसरी है पी तरंगें के बाद में एस तरंगें, एस तरंगें, एस तरंगें के बाद में तीसरी है एल तरंगें। पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक तरंगें वे तरंगें होती है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आती है, प्राइमरी यानी फर्स्ट, और इसकी गति तेज होती है, तीव्र गति, इनकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, जल्दी पहुंचती है। साथ ही दूसरी जो द्वितीयक तरंगें, सेकेंडरी वेव्स, ये प्राथमिक तरंगों के बाद आती है। और धरातलीय तरंगें ये धरातल के ऊपरी भूभाग में रहती है, इनकी गति सबसे कम होती है और सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें यही तरंगें कहलाती है धरातलीय तरंगें। ये सबसे विनाशकारी तरंगें मानी गई है। फिर इसके बाद में अगर हम कहें भूकंपीय तरंगों का जो संचरण है, भूकंपीय प्रोपागेशंस ऑफ अर्थक्विक वेव्स, यानी ये जो भूकंपीय तरंगों का जो संचरण होता है, इस संचरण को अगर हम समझें कि ये किस तरह से मूवमेंट होता है, तो ये है भूकंपीय तरंगों का संचरण। तरंगों का संचरण यानी ये जो भूकंपीय तरंगें चलती है वो किस तरह से आती है, ये इस तरीके से चलेगी या फिर ऐसे रहेगी, या फिर अगर हम बात करें इस तरीके से रहेगी। इसको अगर हम समझें तो आप लोगों ने जब ईसीजी का कोई पेपर देखा होगा, जब हम ईसीजी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्राफिकल पेपर होता है। ग्राफिकल पेपर के अंदर ये जो ग्राफ की लाइन जो मूवमेंट होती है, अप डाउन, इस तरह की मूवमेंट, अगर ये ज्यादा मूवमेंट होती है इसका मतलब वो ज्यादा विनाशकारी है। इसी तरह से यहाँ अगर हम कहें तो पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, जब ये तरंगें आती है तो इन तरंगों को भी रिएक्टर पैमाने पर नोट किया जाता है। ये रिएक्टर पैमाना कौन सा कहलाता है, हम जो भूकंप मापते हैं जिसे हम कहते हैं भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, ये कहलाता है सिस्मोग्राफ, यानी जिसपे ये नापा जाता है।
सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी यंत्र, जिसके अंदर की ये मापा जाता है कि भूकंप कितने रिएक्टर पैमाने पे है। इसका जो पैमाना है वो रिएक्टर पैमाना, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ और रिएक्टर पैमाने, इस पे इसको मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे कि ये पैमाना कितना क्या रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरण होने की प्रणाली भी भिन्न भिन्न तरह की है और इनकी जो दिशा डायरेक्शन वो भी अलग अलग तरह की है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो विभिन्न तरंगों की संचरण प्रणाली भिन्न भिन्न है, एक जैसी नहीं है। ये कैसी है? भिन्न भिन्न है। ये जो तरंगों की संचरण प्रणाली है इनका अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। अगर हम कहें कि ये तरंगों की संचरण प्रणाली अलग अलग होने के कारण क्या है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं घनत्व के आधार पर तरंगों के संचरण की दिशा एवं गति दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों प्रभावित होते हैं। यानी जो इनका मूवमेंट है इससे दोनों ही चीजें प्रभावित होती है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, ये तरंगे किस प्रकार की होती है? ये ध्वनि तरंगों के समान होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों से गुजर सकती है। एस तरंगे, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है, ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती है, द्रव माध्यम में ये नहीं गुजर सकती। तीसरे प्रकार की धरातलीय तरंगे, ये धरातल के ऊपरी भाग पर चलती है और सबसे विनाशकारी तरंगे हैं। तो यानी तरंगों का जो संचरण है वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का बताया गया है। इसी के साथ पिछले वाली क्लास में हमने ये बात की थी कि पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा है जहाँ पे क्या होता है, भूकंप का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो जिस क्षेत्र में भूकंप का प्रभाव देखने को नहीं मिलता वह भूकंप छाया प्रदेश कहलाता है। अब ये भूकंप छाया प्रदेश कौन सा है, किस प्रकार इसका उद्गम होता है, इस बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। भूकंप छाया प्रदेश की अगर हम बात करें तो भूकंप मापी यंत्र से, सिस्मोग्राफ की सहायता से हमें ये पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में भूकंप आया है और कितना आया है। तो छाया उद्गम क्षेत्र, छाया उद्गम क्षेत्र, अमर्जिंग ऑफ शेडो जोन, यानी ये जो शेडो जोन ये किस तरह से डेवलप होता है, यहाँ इस क्षेत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आता है कि भूकंप में जो यहाँ अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में अगर हम कहें तो यहाँ से जैसे मान लिया ये भूकंप उद्गम केंद्र है, तो उद्गम केंद्र है तो यहाँ ये क्या हो रहा है, इस तरह से भूकंप पहुँचता है, अभी केंद्र पे पहुँचता है और इस तरह से ये गति करता है। यहाँ बीच में का ये भाग पृथ्वी का धरातलीय भाग, अब यहाँ ये कुछ लहरें इस तरह से आती है और ये मूवमेंट होता है। इसी के साथ इस तरह से ये जो लहरें जो सभी जगह पहुंच जाती है वो कहलाती है प्राथमिक लहरें। फिर उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो तरंगे हैं, एस तरंगे, जो तरंगों की दिशा के समकोण में उत्पन्न होती है और फिर ये इस तरह से आती है। अगर हम कहें तो ये तरंगे यहाँ से स्टार्ट हुई और इनके पहुँचने के बाद, यानी प्राथमिक तरंगे पहुँचने के थोड़ा समय बाद ये पहुँचती है तरंगे, इस तरह से चलती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेव्स है इधर आगे इसको क्रॉस नहीं करती। अब बात आती है जो हमारा क्षेत्र आ जाता है भूकंप छाया क्षेत्र, 105 डिग्री से 145 डिग्री अक्षांश के मध्य
यहाँ हम कहें अक्षांश ना लेके हम ये लिखेंगे 105 से 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ हम इसको अक्षांश को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में ये भूकंप आ सकता है। तो यहाँ जो ये डिग्री जो बताई जा रही है मैं अभी बताता हूँ आपको, 105 से 145 डिग्री के मध्य भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। इस भूकंप छाया क्षेत्र को समझने के लिए अगर हम समझें तो एक शब्द और है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश जैसा कि हमने वर्षा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस तरफ अगर बादल है तो बारिश क्या होगी, यहाँ होगी, और इस क्षेत्र में क्या होगा, बारिश नहीं होगी। नहीं होने के कारण ये चीज क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र या छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ ये जो भूकंप छाया क्षेत्र है, भूकंप छाया क्षेत्र भी क्या है, जैसे वृष्टि छाया में वह क्षेत्र जहाँ बारिश नहीं होती तो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, वैसे के वैसे भूकंप छाया क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ भूकंप नहीं आता या भूकंप का प्रभाव नहीं देखा जाता है, भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। अब भूकंप छाया क्षेत्र कहाँ होगा, जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है उस उद्गम से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच वाला जो एरिया होगा वो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाएगा। यानी यहाँ अगर हम कहें यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे कि बिल्कुल कुछ प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, यानी ये जो रिक्त एरिया है ये कहलाएगा भूकंप छाया क्षेत्र। यानी ये एरिया जहाँ पे भूकंप का प्रभाव देखने को नहीं मिलता भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आता है भूकंप लेखी। भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P और S तरंगों का लेखन किया जा सकता है, लेकिन 145 के बाद पहुंचने की बात अगर कहें तो P तरंगे ही दर्ज होगी और S तरंगे दर्ज नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 105 डिग्री तक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की तरंगें देखी जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगें देखने को मिलती है, यानी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें कहाँ या कितने डिग्री तक देखने को मिलती है, तो 105 डिग्री तक आपको P और S वेव्स दोनों देखने को मिलेगी। P एंड S वेव्स ये दोनों देखने को यहाँ मिलेगी। लेकिन 145 डिग्री के बीच यानी 105 से 145 के बीच तो भूकंप आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो क्या है, भूकंप छाया क्षेत्र। अब इसके बाद में आता है 145 डिग्री के यहाँ कौन सी तरंगे देखने को मिलेगी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ अगर आपको ये मानचित्र ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो यहाँ ये क्लियर होता है कि ये कितने डिग्री तक है, 105 तक, और इसके बाद ये 145 से लेके फिर आगे का ये आता है। तो यानी यहाँ कौन सी तरंगे पहुंच पा रही है, सिर्फ प्राथमिक तरंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारे 145 डिग्री तक प्राथमिक तरंगे P वेव्स देखने को मिलती है, यहाँ ये जो तरंगों का संचरण अगर हम देखें तो इसी के साथ हमारा ये जो कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर होता है। भूकंप उद्गम क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, फिर भूकंप उद्गम छाया क्षेत्र। छाया यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ भूकंप की छाया यानी भूकंप का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ये कहलाता है भूकंप छाया क्षेत्र। इसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भूकंप के प्रकार, यानी भूकंप कितने प्रकार का होता है। भूकंप के प्रकार की अगर हम बात करें तो भूकंप मुख्यतः ये बताया जाता है प्राकृतिक तरीके से आने वाला भूकंप और कृत्रिम तरीके से आने वाला भूकंप। भूकंप मुख्यतः प्राकृतिक घटना है,
प्राकृतिक घटना होने के कारण अब ये जिस तरीके से आता है उस हिसाब से इसके भूकंप के अन्य नाम दिए गए हैं। यानी अगर हम कहें कि जैसे मान लिया हम खानों में काम कर रहे हैं, खदानों में काम की जाती है, तो खदानी खुदाई के कारण बहुत अधिक गहरी हो जाती है। गहरी हो जाती है तो नीचे से तो पूरी खुदाई होगी, लेकिन ऊपर क्या भाग है, धरातलीय भाग दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं, खुदाई होती जाती है, तो ऊपरी भाग पे सपोर्ट जो नीचे था वो तो खत्म हो गया। अब जब सपोर्ट खत्म हो गया तो क्या होगा, बहुत अधिक गहराई तक जब पहुंच जाती है तो वो जो भूकंप खदान की जो छत होती है वो छत गिर के नीचे गिर जाती है। और जब वो एकदम धमाक से नीचे गिरती है तो क्या होता है कि हल्के फुल्के झटके महसूस किए जाते हैं। वो जो झटके महसूस किए जाते हैं वो झटके भूकंपीय प्राकृतिक नहीं होके इस तरह के हल्के झटके के रूप में जाना जाता है।